माझं इंट्रोडक्शन तर शॉर्टमध्ये सांगितलंच, पण तरी पण मी थोडंसं, तर SVBTचे स्टुडंट्स कोण आहेत हात वर करा. नवीन कोण आहे जे नाही म्हणजे जे आज पहिल्यांदा आले इथे. ओके, केव्हा जॉईन केलं आहे तुम्ही? ऑलमोस्ट म्हणजे 1-2 महिने झाले. ओके, केव्हापासून जॉईनिंग आहे म्हटलं? 1 मंथ झालं. ओके. इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचे किती जण आहेत? ओके, दोघं. BSc ॲग्री? बँकिंग एक्झाममध्ये आता आपण सुरुवात करणार. आज मी एक स्लाईड बनवली सरांच्या रिक्वेस्टवर. हिंदी की मराठी? वॉट एवर. ओके, हिंदी. मी मराठीच आहे पण आई विल स्पीक इन हिंदी. देखो, आज का दिन आप इस जगह पे क्यों हो? खुद से सवाल पूछिए कि आप यहाँ पे क्लासेस में क्यों आते हो, आपने ये रास्ता क्यों चुना. ठीक है, सो इसलिए टुडे मैटर्स द मोस्ट. कल क्या हुआ हमें उससे लेना देना नहीं है. टुमारो व्हाट विल हैपन उससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, आपको आज, आपके हाथ में क्या है? आज है. आज मैटर बहुत ज़्यादा करता है. ठीक है, सो आप जो भी बनते हो अपने लाइफ में वो आज की वजह से बनते हो, इतना ध्यान में रखना. वैभव प्रकाश शास्त्रकार. मेरा इंजीनियरिंग हुआ सिपना से, फिर उसके बाद मैंने CDAC किया है मुंबई से. वहाँ पे मैंने 1.5-2 साल जॉब किया. मल्टीनेशनल कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इजराइल की कंपनी थी. CDAC से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, सो देखो अभी आपके वीडियो में जो होगा उसको ठीक है. सो UPSC करने के लिए अमरावती आया था, लेकिन फादर की डेथ हो गई तो कंटिन्यू नहीं कर पाया मैंने स्टडी, तो UPSC को छोड़ दिया और फिर बैंकिंग में आया. उस समय वो साल था 2018, दिसंबर ही था, जैसे अभी आप बैठे हो दिसंबर में. मैंने सर से मिला, सर को पूछा सर मैं 27 मेरा एज था और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि अभी इंजीनियरिंग होके जॉब करके बहुत समय निकल गया है, तो मैं अभी वापस स्टडी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि 10 लाख लोग बैठते हैं बैंकिंग में. तो मैंने सर से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, सर कैन आई डू इट और नॉट. तो सर ने बोला एज मैटर नहीं करता, तुम अगर रेगुलरली 4 घंटे पढ़ाई करो तो तुम्हारा हो जाएगा. सिर्फ ये लाइन सर ने बोला और मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया. उसके बाद सर का सपोर्ट रहा मुझे बहुत, फ्रॉम गाइडेंस रहा. ठीक है, और मुझे पता चलता गया कि क्या करना है. तो मैं जिस रास्ते से गया हूँ वो रास्ता आपको पता चलेगा. ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये क्लासेस का जो टाइम था उस समय मैंने सर्टिफिकेशन लिया था NISM से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट. तो सिर्फ बैंकिंग क्यों करना, साथ में कोई सर्टिफिकेशन भी करते हैं ना, कि जो अगर हम बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें फाइनेंस बैंकिंग का अवेयरनेस अगर है तो उस चीज़ का नॉलेज लेके मैं कोई दूसरा सर्टिफिकेट ले सकता हूँ क्या, यानी दिखाने के लिए इंटरव्यू में कि मैंने ये भी किया है. सिर्फ प्रिपरेशन नहीं किया, साथ में मैंने सर्टिफिकेट भी लिया है. NISM ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो गया, म्यूचुअल फंड एडवाइजर. तो ये नॉलेज के ऊपर आप कर सकते हो. जब बैंकिंग में आ गए तो ये नॉलेज आपको एग्जाम में मदद करेगा. यानी ये एग्जाम के प्रिपरेशन के वजह से मेरा क्या हो गया, बैंकिंग का जो नॉलेज है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद शेयर मार्केट का मैंने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया कि बैठे बैठे सिर्फ क्या प्रिपरेशन ही करना है, इनकम तो होगा ना, कुछ चाहिए ना. तो मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, 1-on-1 शेयर मार्केट क्लासेस, और फिर साथ में दोनों चलाया.
क्लासेस भी चलाए, क्लासेस भी लेता था और सर के पास आके क्लासेस भी करता था। ठीक है, तो अभी मैं हेड कैशियर हूं इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वाई आर यू हियर? अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा, आप ये सवाल रोज करना खुद से, सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन में नहीं, आप घर जाते हो, आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो आपका पर्पस क्या है ये कभी नहीं भूलना। बहुत सारे लोगों का पर्पस अलग अलग होता है। क्या है लिखा? आपका आज बताता है कि आप, बराबर है, आप कहां पे हो? बैंकिंग क्लासेस में। आप कहां पे होंगे? बैंक में। जो जितना एफर्ट्स देगा उतना ही उसे, बहुत हाई इंग्लिश में नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कौन से ऑप्शन में रहना पसंद करोगे? सच में लिखो। कुछ लिखने के लिए लाया? लिखो। जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया उसको ही लिखना है। आपने अगर बी सिलेक्ट किया है तो वो लिख सकते हैं, आपने अगर सी सिलेक्ट किया है तो उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट, आगे बढ़े। लास्ट टाइम आपको सक्सेस कब मिला था याद करो। ये नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सक्सेस का मतलब क्या है कि आपके लिए वो डिफिकल्ट था लेकिन आपने कर दिया। ठीक है, जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो उस समय उस पल को याद कर लो कि आप जो नहीं कर सकते थे वो आपने कर लिया। तो कोई ऐसा मोमेंट है किसी के पास जो आपको लगता है कि वो सक्सेस है आपके लिए? छोटा सा, किसी के भी पास कोई सा एक मोमेंट है जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता था लेकिन मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। ग्रेजुएशन, 10th में मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था लेकिन मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ। ऐसा कुछ एनी मूवमेंट कोई बता सकता है, शेयर कर सकता है? बताओ, जल्दी बताओ, समय बहुत कम है। बताओ बताओ। दूसरों का इंतजार नहीं करते, जो दूसरों का इंतजार करते वो हमेशा पीछे रहते। बताओ। लड़कों में से कभी सक्सेस ही नहीं मिला कभी आपको? किसी भी चीज में नहीं? सारे लोग सक्सेसफुल है या फिर फेल्यूर है? कोई एक चीज बताओ। मैं बताता हूं, मेरा इंग्लिश बहुत खराब था। वो तारे जमीन पर पिक्चर देखा आपने? वो कैसा ऐसा पढ़ते रहते, वो बोलते, टीचर बोलती पढ़ो तो वो पढ़ नहीं सकता था। मेरा भी वैसे ही सिचुएशन था। पूरे क्लास के सामने बुलाया जाता था और बोलते थे पढ़ो, और मैं सिर्फ देखते रहता था क्योंकि मुझे पढ़ता ही नहीं आता था वहाँ पे। तो ये चला सिलसिला 7वीं तक। लेकिन 7वीं में ऐसा स्कूल कितने समय तक बर्दाश्त करेगा? वो मम्मी को बुला लेंगे, वो मम्मी को बुलाया, देखो कैसा है। तो बुरा लगा, दिल पे लिया, और फिर इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू किया 8वीं 9वीं से। और तब से रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना,
समझ में नहीं आता था कुछ भी, पेपर तो रद्दी में जाता था, लेकिन लाना और पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक चीज दिल पे ले लिया था कि इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना है। तो मेरा बैंकिंग का जो एग्जाम निकला है वो इंग्लिश की वजह से है, ठीक है। तो मेरे लिए सक्सेस क्या हुआ कि मैं एक चीज में फेल्यूर था, उसको मैंने मेरा स्ट्रांग पॉइंट बनाया, ठीक है। तो रोज खुद को ये बताओ कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अगर मैंने ये सोचा रहता कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं जिस चीज में फेल्यूर था उस चीज को मैंने हासिल कर लिया। इसका मतलब क्या है? मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूं ना। ओके, विनर्स क्या सोचते हैं? जिनको खुद को पूरा भरोसा है, वो हमेशा कहते हैं कि आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतता हूं। SBI PO भी कर सकते हैं। जो खुद के ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ, मैंने अगर ये XYZ चीज में सक्सेस मिलाया है, तो बैंकिंग भी वैसे ही है ना। मेंस का पेपर सॉल्व करके देखते ये लोग, आता कुछ नहीं, पढ़ते आता नहीं है, पेपर आएगा, न्यूज़पेपर फेंका जाएगा, लेकिन ट्राई करना है कि मुझे पढ़ना है न्यूज़पेपर। कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका। और एग्जैक्ट उल्टा दो ही लोग होंगे, एक तो इस ग्रुप में या फिर इस ग्रुप में, तीसरा कोई ग्रुप है ही नहीं। फिर है लूजर्स का ग्रुप, जो हमेशा हारते रहते हैं, जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। वो क्या बोलेंगे? मुझसे होगा या नहीं। सबसे पहला सवाल ये खुद से पूछते हैं, मुझसे होगा या नहीं। खुद से आपने क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा जीतता हूं। ये नहीं, पास नहीं हुआ तो दूसरा कुछ कर लेंगे, प्राइवेट जॉब, ये सोच के अगर आप आए हो तो बैंकिंग कभी पास नहीं होंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ने का। बैंकिंग मतलब बैंकिंग मतलब बैंकिंग, दैट्स इट। मेंस छोड़ो, प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। ऐसे सोचने वाले लोग क्या एग्जाम निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते। सक्सेस बहुत नजदीक है। ये ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तारीख देखो क्या डाली है मैंने, 1 जनवरी, 2, 3, 4, ये दिन आने वाले और जाएंगे भी कैलेंडर पे। पहले दिन 1 घंटा पढ़ाई किया, दूसरे दिन 2, फिर कम, फिर धीरे धीरे करते हुए उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या आपने कल जितना स्टडी किया था उससे ज्यादा स्टडी किया आज? तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका मतलब सक्सेस बहुत नजदीक है। अगर आप हर दिन कल से ज्यादा एफर्ट्स पुट अप करते हो तो सक्सेस का ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। एक्सक्यूजेस यानी क्या? पहले दिन बहुत ज्यादा स्टडी कर लेंगे, बैच ज्वाइन किए है, फीस पे किया है, तो पढ़ना तो होगा ना। तो मम्मी को भी नहीं दिखेंगे, पापा को भी नहीं दिखेंगे, किसी को नहीं, कहां पे? रूम में पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत ज्यादा स्टडी कर लेंगे। आज नहीं करते। आज दोस्त का बर्थडे है, आज मेरा मन नहीं है, आज क्रिकेट की मैच है, आज मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, एक्सेट्रा। पहले दिन बहुत पढ़ लिया, फिर सक्सेस कहाँ जा रहा है? दूर। सक्सेस आपसे दूर जा रहा है। तो आपको कौन सा ग्राफ पसंद आया? फर्स्ट वाला। इसमें रहना है? आप बोल रहे हो ना, तो ये खुद से कहो कि आपको कौन से ग्राफ में रहना है। हाउ टू अचीव सक्सेस, सीधा इस पे आ गया। ओके, नो योर होल सिलेबस फर्स्ट। आपको सिलेबस याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों रोज देखो, अगर याद नहीं हो रहा है तो रोज देख लो, याद नहीं करने का, उसको रोज देखो कि क्या है सिलेबस में। टारगेट 1 टॉपिक एट अ टाइम, फिनिश योर सिलेबस क्विकली। अगर आप सिलेबस देख रहे हो तो एक एक टॉपिक उठाओ और उसको खत्म करो। सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। डोंट वेट फॉर
सिलेबस टू कंप्लीट इन क्लासेस, क्लासेस में जो सिलेबस सर पढ़ाते हैं वो होता रहेगा, लेकिन खुद से जो इजी टॉपिक्स होते हैं, सिलोलिज्म है या फिर जो इजी है, जो कोई भी अपने खुद के दम पे कर सकता है, उसके लिए सर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही YouTube पे जाके वो टॉपिक सर्च करो और कर लो। तो 2 टॉपिक एट अ टाइम चलते रहेंगे, एक सर पढ़ा रहे वो और एक आप खुद से कर रहे हो, तो सिलेबस क्विकली खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म होगा। प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, रोज डेली एक कंपलसरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स याद करना पहले दिन से है। आपको क्या क्या याद करना है पहले दिन से? स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स। जिस दिन फी भरा ना उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया, जिस दिन ज्वाइन किया पहले दिन से। आज कौन से नेशनल पार्क्स है, ठीक है, या फिर चीफ मिनिस्टर्स कौन हैं सारे स्टेट्स के, गवर्नर्स कौन हैं, उसको बोलेंगे वो स्टैटिक है, वो जल्दी चेंज नहीं होता, वो डेटा फिक्स है, वो फिक्स रहेगा कुछ समय तक, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक। एटीएम कौन से टाइप के मशीन्स होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, वो चेंज नहीं होने वाला, 10 साल भी बाद आएंगे आप वही रहेगा डेटा, वो चेंज नहीं। तो जो चेंज नहीं होने वाला, जो डेटा फिक्स है, उसको याद कर लो। उसके लिए इंतजार किसका? वो पढ़ाएंगे सर फिर याद करेंगे? नहीं, वो तो खुद से करना है, वो तो रट्टा मारना है। एक मेंस के पेपर को सॉल्व करके देखो, उससे कौन सी एग्जाम फेस करें हम, कौन से यानी हम कहां पे जा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? किस लेवल के एग्जाम को हम देने को जा रहे हैं, कितनी इजी है, कितनी डिफिकल्ट है, ये कैसे पता चलेगा? उसको दे के। तो सिर्फ प्रीलिम्स नहीं देते, मेंस भी देते हैं कि हम क्या, प्रीलिम्स पास हो गए तो उसके बाद कैसा पेपर आने वाला है। तो सिर्फ डिफिकल्टी जानने के लिए आप एक मेंस का पेपर दे दो। तो इसमें यहां तक तो ठीक है, सोच के बारे में था। यहां पे आपको स्टार्ट क्या करना है, पहले दिन से क्या करना है वो बताया। क्या है कि सबसे पहले आपको सिलेबस, फिर एक टॉपिक टारगेट करना है, YouTube को यूज करना है, दूसरे टॉपिक्स को टारगेट करना है, टेस्ट देना है। प्रीलिम्स रोज डेली की एक कंपलसरी है। जिस भी एग्जाम को आप बैठ रहे, IBPS क्लर्क हो, SBI क्लर्क हो, उसका एक टेस्ट कंपलसरी देना है। ये रटना है जीके, और मेंस का पेपर दे के देखना है कि आपको पता चल जाए कि क्या पूछते हैं एग्जाम में। मार्क्स के तरफ ध्यान मत देना, -0 भी मिला तो भी चलेगा, सॉल्व करके देखो। अभी ये पता होगा आप मैक्सिमम लोगों को बेसिक क्लर्क एंड पीओ का प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है। 30, 35, 35, 100 क्वेश्चंस देना है, 20-20 मिनट का समय है। तो आप यहां पे कितना देख आएंगे, इस पे आएंगे, गुड अटेम्प्ट्स पे आएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर कि ये क्वेश्चन पेपर रहेगा कि इसमें 20-20 मिनट का समय रहता है, आप सभी को पता है ये चीज, ठीक है। फिर मेंस में क्या रहता है, पीओ और क्लर्क का सेम ही रहता है, मेंस थोड़ा अलग रहता है। क्लर्क में क्या रहेगा कि आपको ऐसे राइटिंग नहीं रहेगा, आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग नहीं रहेगा, बाकी सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो गए। देखो यहां पे जो मेंस है क्लर्क का, उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, यहां पे पीओ के इसमें 45 है, ठीक है। समय वहां पे 45 मिनट्स है, यहां पे 60 मिनट्स है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए, लेकिन टॉपिक तो सेम ही है ना। तो स्टडी सेम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बैंकिंग अवेयरनेस, ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, तो ये टॉपिक तो आपका प्रिपेयर हो गया रहेगा, ठीक है। जो राइटिंग का है, इसको कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगा। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे मुझे लिखते नहीं आता, रट लो, एक ऐसे को 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो बैंक्स में कैसा होता है कि एक
टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको बैंकिंग में डिजिटल के बारे में क्या सोच है आपकी, ठीक है, तो बैंकिंग डिजिटलाइजेशन के बारे में आपको क्या लगता है, उसके ऊपर एक ऐसे आपने लिख लिया और रट लिया, तो बस वही जाके टाइप करना है, सोचना नहीं है, रटा हुआ चीज यहां पे जाके लिख देना है। तो इसको देख के डरो मत कि ऐसे लिखना पड़ता है इसलिए मैं ये एग्जाम का फॉर्म नहीं भरता, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स क्या थे प्रीलिम्स में? अभी जो एग्जाम होती है तो आप देखो गुड अटेम्प्ट्स क्या है, 68, 75। अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब आप पास होने के रेंज में पहुंच गए। तो 100 को टारगेट नहीं करना कि 100 में से 100 सॉल्व करना है, कि हाँ मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते आना चाहिए। इंग्लिश में कितना आना चाहिए आपको? 30 में से 20-22 सॉल्व करना है बस। रीजनिंग में कितना करना है? 25 से 28। मैथ्स में 27। तो पूरा क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व ही नहीं करना। इसका मतलब जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपसे हो ही नहीं सकता, उसको आप रिमेनिंग क्वेश्चंस में छोड़ सकते हो ना, ठीक है। तो ये एक गुड अटेम्प्ट है। आप इसको लिख सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का गुड अटेम्प्ट कितना था। तो इस रेंज में जनरली लोग जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है वो 75 सॉल्व करेगा, जो थोड़ा कम है वो 68, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है वो भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाता। इंग्लिश, ये क्लर्क का सेक्शन है। कितने क्वेश्चंस है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे? 10। सबसे ज्यादा आरसी में पूछा जाता है, आप लोगों को पता है। आरसी में अगर 10 में से 10 मिलाना है तो आपको इंग्लिश पूरा जो पढ़ते हैं वो समझ में आ जाना चाहिए, बराबर है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया एडिटोरियल का, उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद अगर आपको वो समझ में आ गया, मतलब आप ये 10 मार्क्स आपके फिक्स है। अगर आपको न्यूज़पेपर ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये 10 क्वेश्चन गए आपके हाथ से, बराबर है। तो आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है कम से कम 2 घंटे, सुबह 1 घंटा या फिर शाम को 1 घंटा, ऐसे करके 2 घंटे रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। इंग्लिश ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप समझ नहीं सकते तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और आपकी समझ कब बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग कब बढ़ेगी? जब आप न्यूज़पेपर को समझना शुरू कर देंगे। और वो कब होगा? जब पढ़ेंगे। एकदम पहले दिन नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, 1 महीना या फिर 15 दिन लगेंगे कोई न्यूज़पेपर अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर धीरे 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 आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, तो धीरे धीरे आपका स्कोर भी बढ़ते जाएगा। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा है रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है, ध्यान रखना। रीजनिंग देखो, जो क्लर्क का अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ उसमें पजल्स कितने मार्क्स की पूछे गए, देखो ध्यान दो। ये 5-5 मार्क्स से दो दिख रहे ना पजल्स है, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन, तो लगभग 24 क्वेश्चन सिर्फ पजल्स है। तो अगर आप पजल्स में मास्टर हो गए तो आप, गुड अटेम्प्ट कितना था रीजनिंग का? 25। तो पजल्स अगर सॉल्व कर दिए तो आपका सिर्फ एक ही टॉपिक अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो रीजनिंग में वो जो गुड अटेम्प्ट है उसके सामने पार कर लेंगे, आप आगे चले जाएंगे। मैथ्स में कितना था गुड अटेम्प्ट? 24-27 था। यहां पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, सुबह उठ के सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर दिया रोज 3 बार, दोपहर को शाम को, तो आपके ये सिंप्लीफिकेशन एकदम आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो डेटा होता है, डीआई होता है, वो इतना इजी होता है कि लगभग सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर रहे ऐसा ही रहेगा। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि बहुत हाई फाई डीआई है, बहुत ही आसान रहता है।
तो आपको आसान डीआई और सिंप्लीफिकेशन डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेंस, अभी मेंस पे आते हैं। रीजनिंग देखा, इंग्लिश देखा और मैथ्स देखा प्रीलिम्स का, अभी मेंस देखते हैं। तो इसमें प्रीलिम्स में सॉरी मेंस में गुड आईबीपीएस एनालिसिस और कितना अटेम्प्ट है टोटल? गुड अटेम्प्ट 95 to 100। क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 190। 190 में से कितना सॉल्व करना है क्वेश्चंस आपको? 100। यानी आधा पेपर सॉल्व करके आगे फिर भी बैंक में लग सकते हैं, बराबर है। तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? तो आपको टारगेट क्या करना है? देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये एनालिसिस है 2021 का, इस साल का क्लर्क मेंस का। सबसे ज्यादा लोगों ने सॉल्व क्या किया? सबसे ज्यादा सॉल्व किया जनरल अवेयरनेस। यहां पे कितने क्वेश्चंस रहते हैं? कितने क्वेश्चंस रहते हैं टोटल जीके के? 50। 50 में से लोग कितने सॉल्व कर रहे हैं? 30 से 35। तो ये अगर एक्यूरेट है, ठीक है, तो आप पूरे 35 मार्क, मुझे 38 मार्क थे जीके में, तो मैं जीके के वजह से पास हुआ। जीके प्लस इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो इंग्लिश प्लस जीके। इंग्लिश में कितना सॉल्व किया लोगों ने? इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस रहते हैं? इंग्लिश में कितने सवाल रहते हैं? 40, 35, 40 रहते हैं। तो 40 में से देखो, जिनका इंग्लिश कमजोर है, बहुत सारे लोगों का इंग्लिश कमजोर रहता है, इस वजह से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कम है। जीके का टॉपिक जो होता है वो मैक्सिमम लोग वो उसके भरोसे जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो पास होने वाले हैं, जो एग्जाम क्लियर करने वाले जो लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग प्रेशर देते हैं जीके के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको जीके और इंग्लिश को टारगेट करना है, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट तो एवरेज मिला तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा स्कोर आना चाहिए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना है जीके में और इंग्लिश में। पीओ प्रीलिम्स गुड अटेम्प्ट कितना था? 61 to 68। यहां पे भी सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगभग सेम है, 22 22 22, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पूरा 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने अगर 65 भी सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप प्रीलिम्स निकल गए। पीओ में इंग्लिश में सबसे ज्यादा कहां पे दिया है उन्होंने इंपॉर्टेंस? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। वापस न्यूज़पेपर आ गया। न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उनको वो मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। यहां पे वापस पजल्स, पीओ में भी देखो 5 5 5 5, यानी लगभग 20 मार्क तो सिर्फ पजल से ही आ गए ना। तो पजल जो ज्यादा करेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका रीजनिंग भी निकल जाएगा। देखो इंग्लिश किसके वजह से निकलेगा? रीडिंग और रीजनिंग, पजल्स। तो पैटर्न समझ में आ रहा है एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। फिर आएगा मैथ्स। मैथ्स में यहां पे पीओ में वो सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछा जाता, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा। देखो यहां पे कितने डीआई पूछे गए? लगभग 20 मार्क के 15 मार्क के तो सिर्फ डीआई है, डीआई डीआई डीआई, ठीक है।
तो पीओ जिनको टारगेट करना है, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ, उन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। गुड अटेम्प्ट्स कितने थे? तो 2019 का जब हुआ था, इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 155। 150 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व किए लोगों ने? सिर्फ 60। तो जिसने 60 सॉल्व कर लिया वो बहुत अच्छा है। 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 60 सॉल्व करना, आप सोचो कितना डिफिकल्ट रहता होगा ये पेपर। पीओ में मैथ सेक्शन में जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस रहते हैं पीओ में? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व किए? जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, तो सोचो यहां पे कितना डिफिकल्ट मैथ्स पूछा जाता होगा। ये देखो मार्क्स कहां से आते हैं? जीके एंड इंग्लिश। तो आपको ध्यान में आया, जब पीओ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको फोकस कहां पे रखना है? जीके। पेपर निकलेगा तो जीके की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं कर पाते। इतना डिफिकल्ट रहता है मैथ्स का पेपर कि सॉल्व ही नहीं कर पाते। 35 क्वेश्चन में से कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 1-2 क्वेश्चन तुक्के मार दिए। ऐसे कुछ 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते लोगों के। पजल्स बैठती नहीं है पीओ में, बहुत डिफिकल्ट रहता है पेपर। लेकिन एक चीज जो है, जो आपके हाथ में है, वो है जीके, जो आप रट सकते हो, और जो रट लिया वो याद रहता है और एग्जाम के समय आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में जो रीडिंग कर रहा है रोज, उसको आसान जाएगा, जो नहीं कर रहा है उसको डिफिकल्ट जाएगा। तो अगर आपको स्कोर करना है ज्यादा से ज्यादा, तो ये इंग्लिश का और जीके का ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, पीओ के लिए स्पेशली। ये थोड़ा फास्ट लेंगे हम। यहां पे रीजनिंग पजल्स कितनी पूछी गई रीजनिंग में? 25 इजी वर्ड है क्या यहां पे? रीजनिंग का जो मेंस का पेपर रहता है, यहां पे एक भी वर्ड इजी नहीं है। यानी जो भी टॉपिक मेंस में पूछे जाएंगे वो सारे कैसे हैं? डिफिकल्ट 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 डिफिकल्ट। तो आप पीओ को अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जाम को इजी ना ले, ठीक है। पीओ मेंस 25 हो गया, और ये इंग्लिश वापस सबसे ज्यादा वेटेज मेंस में भी आरसी। समझ में आ रहा है क्या करना है? कोई भी एग्जाम में जाओ, इंग्लिश अगर है तो आरसी आएगा और उस पर ही ज्यादा से ज्यादा सवाल रहेंगे। तो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है वो पास होगा क्या? मैथ्स सेम मेंस का है, पीओ मेंस। ये 19 का डेटा है। डीआई में कितने क्वेश्चन पूछे गए? कितने रहते? 35। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही डीआई का। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, टाइम वर्क डिस्टेंस या फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस या फिर कोई मिसलेनियस टॉपिक है, आपको उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए? एक भी नहीं। लेकिन डीआई के ऊपर 34। तो प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? मेंस निकालने के लिए मैथ्स डीआई। जिसका डीआई हो गया, जिसका डीआई टॉपिक खत्म हो गया अच्छे से, वो मेंस का मैथ्स निकाल लेगा। एग्जाम प्रिपरेशन कैसी करनी है? रोज एक प्रीलिम का मॉक देना है। फिक्स टाइम दे दो। आप सब सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे। मैं आपको बता देता हूं, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे।
ये लिख लो, अभी नहीं। तो आपकी लाइफ में रोज, हर रोज प्रॉब्लम आएंगे। ये प्रॉब्लम्स उठती है 9 बजे के बाद। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये उठती है, इनका टाइम है 9 बजे के बाद उठना। तो आप 9 बजे से पहले अपना काम खत्म कर लो ताकि आप प्रॉब्लम में ना आओ। तो अगर आपने रोज 6 से 7 एक मॉक दे दिया, उठ के कुछ भी नहीं किया, उठा और पेपर देना चालू, तो आपका दिन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। आपने वो जो वॉर पे, आप जिस वॉर के लिए जा रहे हो वो वॉर जीत लिया आपने, क्योंकि जिस एग्जाम को देना वो तो एग्जाम दे दिया ना सुबह 6 से 7। फिर अभी उसके बाद क्या होगा? एनालिसिस के लिए कम से कम 2 घंटा लगेगा। जो बहुत स्लो है उसको 2 घंटा, जो फास्ट है वो 1 घंटे में कर लेगा। तो हम स्लो वाले के बारे में बात करेंगे। तो सुबह के 9 बजे तक एग्जाम देना और एग्जाम का एनालिसिस करना 9 बजे तक खत्म। अभी प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी कितने आती है तो बराबर है, किसी की डेथ हो गई, किसी का बर्थडे है, चल मेरा हो गया काम आज, चल बराबर है। लेकिन जो 9 बजे उठते हैं, अरे यार तेरी डेथ हो गई, अभी मुझे एग्जाम देना था, अभी चल छोड़, एग्जाम छोड़, अभी तेरे साथ जाते हैं, इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपका दिन गया, बराबर है। तो इस चीज को समझो, ये बहुत छोटी सी है। प्रॉब्लम्स 9 बजे के बाद ही उठती है, इतना ध्यान में रखना। डेली 2 घंटा देना है, ज्यादा नहीं है। आप मूवी देख सकते हो 2 घंटा, तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, डेली का जीके करो, कोई भी 2 सोर्सेस से, एक ही वेबसाइट पे नहीं जाने का, या फिर अड्डा या फिर कोई IBPS गाइड है, कोई भी 2 सोर्सेस से करना। आपको जो इजी लगता है उसको सिलेक्ट करो और दोनों में से रोज पढ़ना है। रोज संडे को क्या करना है? रिवीजन। जो आपने एक हफ्ते भर पढ़ा उसको रिवाइज करना है। फिर होगा आपको टारगेट 1 टॉपिक एंड मास्टर इट। अभी आपने एग्जाम दिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक टॉपिक उठाया, उसको मास्टर करने का शुरुआत किया, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपका 3 टाइम, कभी भी दिन में कभी भी 3 टाइम आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एंड कितनी बार करना है? देखो बहुत सारे लोगों को एक मैथ्स की बीमारी है कि सर स्पीड नहीं है, तो उसके लिए एक दवा है जो 3 टाइम लेना है आपको स्पीड बढ़ाने की, ठीक है। 3 टाइम लेना है, सुबह शाम रात को, सिंप्लीफिकेशन एंड एप्रोक्सिमेशन, 20 क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है, तो वो बीमारी चली जाएगी। डेली रूटीन क्या है? अभी तक आपको मैंने वो गुड अटेम्प्ट्स बताया, और गुड अटेम्प्ट्स में भी वो जो पैटर्न बताया कि सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो क्या करेंगे? रोज 10 डेली रूटीन, 10 पजल सॉल्व करके देखना। बुक दिखाया होगा सर ने आपको, पजल का, मैथ्स का, DI का। मैथ्स में क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा? DI। फिर DI का 5 DI कम से कम सॉल्व करना है, और मेंस का भी तो प्रिपरेशन करना है। तो मेंस का एक पजल, एक DI और एक RC, एक पैसेज सॉल्व करके देखना। ये रूटीन है जिसके थ्रू मैं गया हूं, ठीक है। फिर स्टे अवे फ्रॉम टाइम पास, इट्स योर लाइफ। मोबाइल स्टडी के लिए यूज करो, बाकी सब को एक साल अगर आपने घर का टेंशन नहीं लिया तो क्या होगा? अगर मान लो आप थे ही नहीं आपके मम्मी पापा को, तो कुछ बदला? कुछ बदलेगा? अगर आप MBA करने के लिए पूना चले गए तो घर का टेंशन कौन, आप वहां से लेंगे? आपकी शादी हो गई तो आप वहां से घर का टेंशन लेंगे? क्यों ले रहे हो घर का टेंशन? किसने बोला क्या जबरदस्ती लेना है करके? तो 1 साल के लिए ये टेंशन जो, इसको साइड में रखो, ठीक है, और फोकस करो अपने गोल के ऊपर। बहुत सारी एग्जाम्स टारगेट करने वालों को MPSC भी करना है, UPSC भी करना है, MBA CET भी देना है, एग्री का भी एग्जाम देना है, IBPS क्लर्क भी देना है। ऐसे लोग कभी पास नहीं होते, कोई एग्जाम पास नहीं होते, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गए।
तो आप फोकस रखो खुद को कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, उसके बाद मैं बाकी की एग्जाम देखूंगा। ठीक है, ये रूटीन है, आप इसका फोटो ले सकते हो अगर लेना है तो। ठीक है, एक वीडियो आ जाएगा तो ठीक है। वॉट टू थिंक ड्यूरिंग एग्जाम के समय, क्या सोचना है, आपकी सोच क्या रखनी है एग्जाम के समय। एग्जाम मेरे लिए डिफिकल्ट अगर आ गया, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है पता है, ज्यादा लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। अगर पूरे क्लास के लिए, एक जन के लिए अगर डिफिकल्ट है तो पूरे क्लास के लिए भी। ये सोचना, ये सोच अपने माइंड में रखना उस समय एग्जाम देते समय कि अरे पेपर पजल ही सॉल्व नहीं हो रहा है, भाई तेरे से नहीं, किसी से नहीं हो रहा है। समझ में आया है क्या? डीआई देख के अरे बाप रे इतना बड़ा डेटा, आप डर गए ना तो बाजू वाले सारे डर गए। ठीक है, ये सोचना। तो आप उसमें पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? नेवर नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, आपको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता हूं, ये बोलना है, ये नहीं 5वें में कर लूंगा, चौथे में कर, ये नहीं बोलने का। हमेशा क्या बोलने का? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता हूं, मैंने बहुत मेहनत ली है, तो मैं एग्जाम जरूर क्लियर करूंगा, मुझे खुद पे पूरा भरोसा। ये 4 लाइनें आपको एग्जाम के दिन याद करना है। ठीक है, ये सोचना है। रुकते ही यहां पे, अभी थोड़ा सा मेरा मार्केटिंग, मेरा क्लासेस है 1-on-1 शेयर मार्केट ट्रेनिंग सेंटर एंड गाइडेंस सेंटर। अगर आप गूगल करते हो, गूगल पे आप सर्च करेंगे कि शेयर मार्केट ट्रेनिंग इन अमरावती, तो पहला वेबसाइट जो आएगा, पहला वो मेरा आएगा, 1-on-1 शेयर मार्केट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस सेंटर। अगर आपको जॉब लगने के बाद कुछ भी अगर उसमें रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रुकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट है? इंग्लिश के लिए क्या बोला था? रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, जीके के लिए, स्टैटिक जीके, और रोज 2 सोर्सेज से, कोई भी 2 सोर्सेज से जीके करो और वीकली रिवीजन करो, आप पास हो जाएंगे। और जो ग्राफ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ये वाला, ये आपके माइंड में प्रिंट कर लेना। आप किधर जा रहे हो? आप कल आपने 4 घंटा किया, आज आपने 3 किया, परसों 2 घंटे, फिर 1 घंटा आप गया नीचे, ये यानी सक्सेस आपसे दूर जा रहा है। ये कभी नहीं भूलने का। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही रोज सुबह उठने का और सोने का। सोते समय भी ये याद करो कि मैंने कल से ज्यादा आज किया क्या। अगर ग्राफ स्टेबल है, ठीक है, नीचे गया मतलब वो दूर जा रहा है। ठीक है, तो रुकते हैं यहां पे। थैंक्स टू आशीष सर।